हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार अग्रवाल। आइए हम आगे चलते हैं कुंडली एनालिसिस में। जैसा कि हमने देखा कि भचक्र में, राशि चक्र में सभी ग्रह अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। और जब हमने किसी जातक के, नेटिव के बर्थ पर उन ग्रहों को फ्रीज करके या स्थिर करके एक कुंडली में लिख दिया तो वो एक कुंडली बन गई, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बन गई। हाँ, तो जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं उनसे हम क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, इस पे थोड़ी सी बातचीत अपन आज कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये 12 भाव है ना। पहले भी कुंडली के 12 भाव हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। इन 12 भाव से हम जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को देखते हैं ना। तो इसको तनुभाव कहा है पहले वाले को। इससे लग्न शरीर देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ शुक्र की राशि है या चंद्रमा की राशि है तो हम कह सकते हैं कि जातक बहुत सुंदर होगा देखने में, है ना। इस तरह से तो तनु भाव है, लग्न भाव है। दूसरा धन भाव है, इससे हम परिवार देखते हैं, धन देखते हैं, है ना। तीसरा जो है पराक्रम भाव है, इससे छोटे भाई बहन, पराक्रम, संचार आदि देखा जाता है। चौथा जो है माता का भाव है, कंफर्ट्स का भाव है, सुख भाव है, इसे सुख भाव भी कहा है। तो इससे हम वाहन, माता, घर, रेजिडेंशियल हाउसेस की बात कर रहे हैं। ये खेत खलिहान आदि से देखे जाते हैं, माने फिक्स प्रॉपर्टीज। पांचवा संतान का भाव है। संतान हो गया, यह सेल्फ इनिशिएटिव लेके व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो पांचवा भाव से देखा जाता है। छठवां रोग भाव है, इससे रोग, ऋण, शत्रु आदि देखे जाते हैं। सातवां जाया भाव है, जाया भाव से हम जीवन साथी देखते हैं या बिजनेस पार्टनर या बिजनेस या रूटीन एक्टिविटीज देखते हैं। आठवां आयु भाव है, इससे हम व्यक्ति की आयु या दुख भाव भी इसको कह सकते हैं, दुख, जीवन में मिलने वाले डिसअपॉइंटमेंट्स या स्पेड वर्क आदि इससे देखा जाता है। नौवां भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, इससे व्यक्ति की धार्मिक या हायर हायर एजुकेशन या स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बात की जा सकती है। 10वां कर्म भाव है, इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति समाज में कितनी अच्छी प्रतिष्ठा रखेगा, कितना ऊंचा स्टेटस रखेगा, उसका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, किस तरह का होगा, या इस तरह की चीज अपन 10वें घर से देख सकते हैं। और 11वें घर से लाभ भाव देखा जाता है, इसको हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी कहा जाता है। तो इससे कोई भी प्राप्तियां देखी जाती है कि कोई भी चीज जो आपको प्राप्त होती है वो इससे देखी जाती है। परमानेंसी का भी हाउस ये है। 12वां जो है वो व्यय भाव है, खर्च भाव है, मोक्ष भाव है, इससे कोई भी चीज जो अपने से छूट जाती है उसको हम व्यय होना कहते हैं, तो इसलिए इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं, है ना। तो अब इस तरह से ये जो भाव हैं, 12 भाव, ये जीवन की समस्त घटनाओं को दिखाते हैं। हाँ, अब जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि भाई व्यक्ति का विवाह, विवाह की बात अपन करते हैं कि विवाह 7वें घर से देखा जाता है ना। तो देखिए 7वें घर से जो विवाह देखा जाता है ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हट करके अपने अपने विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 7वें घर जो है जाया भाव है, इससे जो विवाह देखा जाता है ये विवाह लीगल तब होता है जब ये 11वें घर से कनेक्ट होता है। 11वां घर जो है वो हाउस ऑफ परमानेंसी है। अगर ये 11वें घर से कनेक्ट नहीं होगा तो ये विवाह की बात नहीं होगी, किसी संबंध की बात हो सकती है, किसी अट्रैक्शन की बात हो सकती है, किसी इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन 11वां जो भाव होता है वो हाउस ऑफ परमानेंसी होता है, हाउस ऑफ कंप्लीशन होता है। तो इसका यहाँ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो जब कोई हम घटना जीवन की देखते हैं तो उसको 2 या 3 भावों से जोड़ कर देखते हैं। उसमें एक मुख्य भाव होता है और बाकी सपोर्टिंग भाव होते हैं। तो विवाह के लिए कह सकते हैं कि ये मुख्य भाव है, लेकिन सपोर्टिंग भाव जो है वो 11वां आवश्यक है। ये मैं अपने विचार। तो अब हम चलते हैं, कोई भी घटना देखनी है तो कैसे देखेंगे, तो उस तरह से घटनाओं के लिए हम इनके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि साहब मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या। तो देखिए इंटरव्यू देने के लिए उसने थर्ड हाउस, उसका वचन है, उसका संचार है, उसका कम्युनिकेशन है, ये उसका हाउस ऑपरेट हुआ है। अब ये हाउस जब ऑपरेट हुआ है तो ये जब 11 से जुड़ेगा, ठीक है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति होगी या उसके कंफर्मेशन होगा कि भाई ठीक है यू आर सेलेक्टेड, है ना। अब ये कोई व्यक्ति पूछता है कि साहब मेरी नौकरी कब लगेगी या मेरी नौकरी लगेगी क्या, तो हम देखते हैं कि 2, 6, 10 जो भाव है, 2, 6, 10, 11, इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन ऑपरेट होना चाहिए तो उसकी जॉब लगेगी, है ना। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस में चीजों को देखते हैं और हर एक भाव से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो इतना मेमोराइज करना या याद रखना इतना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसको समझना रहता है। तो हम एक एक भाव को डिटेल में समझेंगे। और जैसे अब एक और छोटी सी बात यहाँ करते हैं कि किसी भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उस भाव में वो चीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए लगन में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा
एरोगेंट हो जाएगा, थोड़ा सा शक्तिशाली, साहसी हो जाएगा, इस तरह का पराक्रमी व्यक्ति होगा। दूसरे भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो उसके वाणी में बहुत प्रखरता होगी, बहुत तेज होगा, है ना, बहुत बार बिना सोचे। तीसरे भाव में मान लीजिए सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति की बहुत ख्याति होती है, क्योंकि संचार का भाव है, ये कम्युनिकेशन में आपको जोड़ देता है। तो इस तरह से कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस कॉम्बिनेशंस में बैठे हैं, इसको हम देखते हैं। तो हम जिस तरह भावों को समझेंगे, फिर ग्रहों को समझेंगे, और फिर ये कुंडली में किस तरह प्रकट होते हैं और किस तरह से ये अपना रिजल्ट देते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और ये देखते हैं, ये हमने एक चार्ट बनाया है ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर जो है कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए यूज की जाती है, कस्पल इंटरलिंक्स के लिए भी यूज की जाती है। अभी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, हम उसको प्रेडिक्शन के टाइम देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि कितनी डेप्थ है इसको देखने में, पहले उसको समझते हैं। देखिए, तो ये ग्रहों की पोजीशन दी हुई है, 12 ग्रहों की, फिर ये 12 भावों की पोजीशन दी हुई है, फिर ये इनके साइन दिए हुए हैं, माने राशि कि ग्रह कौन सी राशि में है, फिर उनके डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए हैं कि 360 डिग्री में, भचक्र में 0 से 360 डिग्री में ग्रह कहाँ चल रहे हैं, है ना, ये दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा राशि लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है, नक्षत्रपति, और सब लॉर्ड कौन है, उप नक्षत्रपति। अभी आगे उप नक्षत्रपति और इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसका रीजन इसलिए नहीं करेंगे कि ये 10 सेकंड से 8 से 10 सेकंड्स में चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम रोकते हैं, हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रेडिक्शन यहाँ निकालना है आपको। मान लीजिए हम कोई, अब मान लीजिए जीवन साथी की बात करते हैं, तो 7th हाउस के जो सब लॉर्ड हैं वो हैं शनि। ठीक है, अब शनि किसके नक्षत्र में है, शनि है चंद्रमा के नक्षत्र में। ठीक है, अब चंद्रमा ने यहाँ कनेक्शन कहाँ बनाया, 1 2 3 4, चौथे घर में, और 11वें घर में। तो चौथे और 11वें घर में कनेक्शन बना है, तो 7th हाउस का जो कनेक्शन बन रहा है वो किसमें बना, चौथे में बना और 11वें में बना। ठीक है, तो अब ये क्या क्या कहलाएगा, कैसा कहलाएगा कि इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो वर्किंग होगी, लाइफ पार्टनर जो होगा वो वर्किंग होगा, क्योंकि सप्तम से ये चौथा घर 10वां पड़ रहा है। ठीक है, और वो इसकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा, क्योंकि 11वें घर को भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि इस व्यक्ति का जो स्पाउस है या जीवन साथी है, वो इसके लिए कैसा होगा, शुभ होगा। आजकल वैसे भी वर्किंग इसकी प्रेफरेंस रहती है, तो देखिए वो शुभ होगा। अगर मान लीजिए इसका कनेक्शन 1 1 6 10 में बन रहा होता तो वो अशुभ हो जाता। इस तरह से हम इनके कनेक्शंस को यहाँ जाकर के देखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटेलिजेंस में डील किया जाता है। फिर इसमें हॉररी एस्ट्रोलॉजी भी देखने का एक प्रोविजन है, जिसमें आप इंस्टेंटली कोई प्रश्न पूछ करके उसको देख सकते हैं, और बहुत ही उसका अगर उसका प्रश्न सही है, जेन्युइन है, और उसके लिए एक अर्ज है, तो फिर उसका उत्तर सही मिलने की बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटीज होती है, और मिलता ही है। मतलब मैंने अभी तक जितना मुझे याद पड़ता है कि शायद ही कोई उत्तर इसमें गलत गया हो, अगर पूछने वाला पूरे दिल से उसको पूछ रहा है ना, फुल होल हार्टेडली। तो ये इस तरह से इस मेथड को हम यूज करते हैं। तो आज मैं इसको यहाँ रोक, अभी के लिए नमस्कार।